एम.ए. इग्नू हिंदी साहित्य का इतिहास। इकाई 1। काल विभाजन के आधार। साहित्येतिहास में प्रवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाकर काल विभाजन की परिपाटी पुरानी है। यह परिपाटी पुरानी होने पर भी सार्थक है। इससे हम उन उलझनों से बच जाते हैं जिससे काल विभाजन के निर्णय में अराजकता की संभावना होती है। साहित्य की अंतः प्रकृति की एकता को समझने पर ही काल विभाग को संयोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य के आदिकाल में धार्मिक, श्रृंगारिक और वीर गाथात्मक साहित्य का सृजन हुआ है। इन काव्यों की रचना प्रकृति की अंतःधारा को समझकर उसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। काल की अंतः प्रकृति को समझने में बड़ी सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत होती है, नहीं तो कोई बड़ी ऐतिहासिक भूल हो सकती है। इस सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा हम युग की मनोभूमि और उसके समाज के मन को परखकर उसे दूसरे युग के समाज के मन तथा उसकी मनोभूमि से अलग किया जा सकता है। भक्ति काल से रीति काल तक आते आते किस प्रकार से मनोभूमि का परिवर्तन हो चुका था, इसका विश्लेषण करने के लिए गहराई से समझने की आवश्यकता है। भक्तिकालीन कविता में प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति रीति कविता में स्थूल श्रृंगार में बदल जाती है। इस प्रकार के संधि बिंदु को पहचानने के बाद ही युग विभाजन को एक प्रामाणिक आधार मिलता है। साहित्य के काल निर्णय से में जनता के रुचि संस्कार पर भी पर्याप्त चर्चा अपेक्षित है। युग परिवर्तन में निर्णायक भूमिका जन रुचि की होती है। साहित्यकार समाज का अंग होने के नाते उसे अनुभव ही नहीं करता है, उसको अभिव्यंजित भी करता है। जन रुचि नए सृजनात्मक अंकुर के लिए उर्वर भूमि तैयार करती है। इसलिए जनता की अभिरुचि और साहित्यिक परिवर्तन के संबंधों की वास्तविकता को मानवीय आयाम से देखना उचित है। स्वयं आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। जनता की अभिरुचि किस प्रकार से एक विधा के स्थान पर दूसरी विधा को प्रतिष्ठित करती है, इसे हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की तुलना में देख सकते हैं। भारतेंदु युग में नाटकों के महत्व का मूल कारण जनरुचि ही थी, लेकिन उपन्यासों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण नाटक का ह्रास हुआ और उपन्यास एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विधाओं की दृष्टि से दो युग में अंतर हो जाता है। यदि द्विवेदी युगीन साहित्य में उपन्यास का महत्व बढ़ रहा था तो वह इसलिए कि जीवन की जटिलता को नाटक में अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। काल निर्णय के लिए साहित्य के अतिरिक्त जनता के जीवन के मर्म को टटोलना होता है। कभी कभी साहित्य में ऐसी दुर्घटना होती है कि लोक रुचि और सत्ता की रुचि में अंतर हो जाता है। रीति काल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आश्रयदाताओं की रुचि की ओर ध्यान देकर साहित्य में एक विशेष भावबोध विकसित हो गया। आचार्य शुक्ल के शब्दों में श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। इसलिए इतिहास के
काल निर्णय में लोक रुचि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नामकरण के आधार। काल विभाग और नामकरण दो अलग अलग प्रश्न नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर काल विभाजन का निर्णय लिया जाता है, उन्हीं को ध्यान में रखकर उनका नामकरण भी किया जाता है। जिस तरह से रचना की प्रवृत्ति काल विभाजन का आधार रही है, उसी तरह वह नामकरण का भी एक महत्वपूर्ण आधार रही है। रचना प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण हिंदी की एक सर्वमान्य परंपरा रही है। रचना की अंतर्वस्तु की केंद्रीयता को ध्यान में रख कालखंड को नामांकित कर दिया जाता है। इस प्रकार के नामकरण का आधार रचनाओं की बहुलता से जुड़ा है। रचनाओं की बहुलता से प्रवृत्ति का औसत निकालकर ठीक लगने वाले नाम से साहित्यिक कालखंड का नामकरण करने का प्रचलन है, लेकिन इस पद्धति से नामकरण में संकट तब पैदा होता है जब साहित्य में अंतर्विरोध का स्वर मुखर हो जाता है। ऐसी स्थिति में साहित्य की मूलगामी धारा, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, उसके प्रतिरोध में बहने वाली धारा का महत्व उतना ही हो जाता है। एक विभिन्न प्रकार की इतिहास दृष्टि से देखें तो इस प्रतिरोध की धारा में जीवन और साहित्य का मूल्यवान तत्व प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, रीति मुक्त कवियों का काव्य रीति काल की मुख्य धारा की प्रवृत्तियों से अलग है। उसमें मानवीय प्रेम और समर्पण का गंभीर वर्णन मिलता है। इस तरह की वास्तविकता को स्वीकार करना इतिहास की सच्चाइयों को स्वीकार करना है। सामान्यतया इतिहास में इस तरह की रचना प्रवृत्ति को साहित्यिक प्रचुरता के अभाव में अनदेखा किया जाता है। समाज और हमारे सांस्कृतिक जीवन में कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव जीवन के विविध क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। इस तरह के आंदोलन को आधार बनाकर कालखंड नामकरण की व्यवस्था साहित्य में है। उदाहरण के लिए, स्वच्छंदतावाद अथवा भक्ति काल जैसे नामों को इसी श्रेणी में रख सकते हैं। भक्ति काल हमारे इतिहास का मात्र एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, वह एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था। भक्ति की व्यापक चेतना का प्रसार कला और समाज के विविध आयामों में हुआ था। यदि संपूर्णता में देखें तो चित्रकला, नृत्य और संगीत में भक्ति संवेदना का प्रभाव दिखाई पड़ता है। भक्ति जीवन की विराट अनुभूति का सत्य बन गया था। इस प्रकार के साहित्यिक कालखंडों के नामकरण में विशेष सुविधा होती है, जिसमें प्रवृत्ति मात्र साहित्यिक न होकर जन आंदोलन का रूप हो जाती है। भक्ति काल जैसे नामकरण के अंतर्गत सभी तरह की प्रवृत्तियों को आश्रय मिल जाता है तथा इसमें अंतर्विरोध की संभावना भी नहीं होती है। साहित्य के इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसके नाम पर एक युग ही चल पड़ता है। उस व्यक्ति विशेष के नाम पर ही साहित्यिक कालखंड का नाम रख दिया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का नामकरण इसी प्रकार का है, लेकिन इस प्रकार के नाम पर गौर करने वाली बात यह है कि ये नाम व्यक्तिवाचक नहीं होकर एक विशिष्ट प्रकार के जीवन मूल्यों को सूचित करते हैं। भारतेंदु युग मात्र भारतेंदु के साहित्य को ही नहीं, हिंदी के आधुनिक कालखंड की प्रारंभिक मंजिल पर ठहरे सभी साहित्यकारों के साहित्य के सामूहिक जीवन बोध का संदेश देता है। वह हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल के साहित्य के विशिष्ट मूल्यों को अभिव्यक्त करता है। अंग्रेजी साहित्य में शासकों के नाम पर कई साहित्यिक कालखंडों का नामांकन किया गया है। विक्टोरियन युग या एलिजाबेथेन युग जैसे नाम का उदाहरण अंग्रेजी साहित्य में भी मिलता है। विक्टोरियन आधुनिक युग से पूर्व प्रचलित था। विक्टोरियन युग एक विशेष प्रकार की जीवन शैली और साहित्यिक शैली का पर्याय था।
नामकरण का एक आधार घटना को भी माना जाता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय साहित्य के इतिहास में भी इस घटना को आधार बनाया गया है। स्वतंत्रतोत्तर साहित्य जैसे नाम लोकप्रिय हुए हैं। इस तरह के नामकरण रखने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। घटना का साहित्य पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ने की स्थिति में ही ऐसे नामकरण की सार्थकता होती है, वरना यह एक साधारण तरह का नाम होगा जिसका संवेदना से कोई विशेष मतलब नहीं होगा। घटना के आधार पर नामकरण रखने से पूर्व उस घटना के प्रभाव का मूल्यांकन करना होता है। हिंदी साहित्य में प्रचलित काल विभाग और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण साधारणतः आचार्य शुक्ल के इतिहास से ही ग्रहण किया जाता है। आचार्य शुक्ल के नामांकन और सीमांकन की कुछ सीमाएं भी हैं जिसे यथास्थान हम स्पष्ट करेंगे। आदिकाल वीरगाथा काल, यह संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल या रीति काल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल या गद्य काल 1900 ईस्वी से अब तक। अनेक विद्वानों द्वारा आदिकालीन साहित्य के संबंध में आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का खंडन किया गया है। जिस अपभ्रंश काव्य को वे परोक्ष रूप से स्वीकार करते हुए भी साहित्य में स्थान नहीं देते हैं, उसी के आधार पर उनकी मान्यता पर प्रश्न उठाया गया है। इसकी चर्चा आदिकाल के प्रसंग में की जाएगी। इसी तरह रीतिकाल के नाम के संबंध में भी कुछ विवाद हैं। आधुनिक काल को सामान्यतया 25-25 वर्षों के विभाजन के साथ हिंदी साहित्य में रखा जाता है। हिंदी साहित्य की कुछ समस्याएं संक्रांति काल की है, जिसे युग संदर्भ के विवेचन में उठाया जाएगा। आदिकाल का सीमा निर्धारण। हिंदी साहित्य के आरंभ से हिंदी साहित्य के आरंभ के विषय पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। इस मतभेद का मूल कारण अपभ्रंश भाषा को हिंदी में स्वीकार या बहिष्कृत करने से जुड़ा है। अपभ्रंश हिंदी से पूर्व प्रचलित भाषा थी। उनमें कौन से परिवर्तन किस बिंदु पर आरंभ हुए जिससे धीरे धीरे हिंदी भाषा का स्वतंत्र विकास हुआ, इस प्रश्न का सीधा और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। भाषा प्रयोग से भाषा का विकास होता है। भाषा प्रवाहिनी नदी के समान गतिशील है। भाषा की प्रवाह प्रक्रिया में भाषा परिवर्तन को समझने में कठिनाई होती है। वस्तुतः अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी तब जनभाषा से दूर हट गई थी। अपभ्रंश की जनभाषा से हिंदी का विकास होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे ही पुरानी हिंदी कहा है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का आरंभ 993 ईस्वी से मानते हैं, जब अपभ्रंश भाषा घिस घिस कर एक नई भाषा को विकसित करने में सक्षम हो रही थी। लेकिन हिंदी के आरंभिक रूप का पता उन्हें बौद्ध तांत्रिकों की रचना में मिलता है। उन्होंने लिखा है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात
महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक जा सकता है। आचार्य शुक्ल हिंदी का आरंभ तो सिद्धों की रचनाओं से स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविक हिंदी का प्रारंभ वे 993 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी से मानते हैं। इसमें साहित्यिक तथा तथ्य और उनकी विचारधारा का संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अनुभव और प्रयोग के धरातल पर भाषा का विकास 7वीं सदी से हो चुका था, लेकिन उनका मताग्रह और सिद्धांत की कट्टरता उन्हें बौद्ध तांत्रिक रचनाओं से हिंदी भाषा का विकास मानने से रोकती है। उनमें मर्यादावाद और नैतिकतावाद इस तरह प्रभाव जमाता है कि वे समाज के दूसरे विकल्प को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास और आलोचना में यह आग्रह बार बार दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल के इतिहास में नाथ, सिद्धों और जैन रचनाकारों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने ऐसे साहित्य की कभी धार्मिक साहित्य कहकर उपेक्षा की और कभी वे विशुद्ध साहित्य के नाम पर उनको हाशिए पर रखते रहे। आचार्य शुक्ल ने आगे लिखा है, आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। यह आगे दिखाया जाएगा। हमारे कहने का मकसद स्पष्ट है कि यदि हम हिंदी व्यवहार को सिद्धों की रचनाओं में पाते हैं तो वहाँ से हिंदी का विकास मानने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। भाषा और अनुभूति दोनों स्तरों पर उस परंपरा का विकास बाद के साहित्य में भी मिलता है। नाथ पंथियों की भाषा पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं, इस प्रकार नाथ पंथियों के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर, अपभ्रंश या ब्रज भाषा का था, अलग एक शुद्धकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। भाषा और साहित्य की इस तथ्यगत वास्तविकता को स्वीकार करने के बाद भी यदि हम उन्हें साहित्य में जगह न दें तो यह हमारे सिद्धांत की कमजोरी है। किसी भी कालखंड के परिवर्तन में भाषा और संवेदना के कुछ सूत्र मिलते हैं, जिससे हम नए साहित्य के आरंभ की सूचना पाते हैं। अनुभूति के विस्तार और नए प्रयोग से नई भाषा के आविर्भाव को रेखांकित कर सकते हैं। कथ्य के आधार पर नाथ और सिद्धों का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि सिद्धों ने पंडित परंपरा के वर्चस्व को चुनौती दी, जनता की भाषा में साहित्य को रचा, जिसका स्वाभाविक विकास भक्ति काल में हुआ। इसलिए आरंभिक सीमा को थोड़ा पीछे ले जाया जा सकता है। इसका विकल्प आचार्य शुक्ल के इतिहास से भी उभरता दिखाई देता है। नाथ, सिद्ध और जैन रचनाकारों के साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जा सकता है। हिंदी भाषा को विशिष्ट बनाने वाली भाषा प्रवृत्तियों का लक्षण इनके साहित्य में मिलता है। भाषा को विशिष्ट बनाने वाली मूलतः 3 भाषा प्रवृत्तियां हैं। प्रथम, क्षति पूरक दीर्घीकरण, जैसे प्राकृत अपभ्रंश के कम, कज जैसे शब्द हिंदी में काम और काज बन गए। दूसरा है परसर्गों की बहुलता और तीसरा तत्सम शब्दों का प्रचलन। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं मूल रूप में प्रामाणिक और सुरक्षित हैं। उनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति की जो कुछ सूचना मिलती है वह वास्तविक और विश्वसनीय है। इस दृष्टि से जैन रचनाओं का महत्व बहुत अधिक है। ये हमें लोक भाषा के काव्य रूपों को समझने में सहायता पहुंचाते हैं और साथ ही उस काल की भाषागत अवस्थाओं और प्रवृत्तियों को समझने में मदद भी करते हैं। जैन रचनाकारों के चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्ती साहित्य की कथानक
रूढ़ियों, काव्य रूपों, छंद, योजना, वर्णन शैली और वस्तु विन्यास को समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों स्तरों पर जैन साहित्य का महत्व बढ़ जाता है। आचार्य शुक्ल के बाद दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्होंने अपभ्रंश भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन स्वतंत्र भाषा का महत्व उन्होंने हिंदी के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने आदिकालीन भाषा और साहित्य का रूप इतना अधिक मिला जुला पाया कि वास्तविक हिंदी की शुरुआत ही वे भक्ति काल से मानते हैं। वस्तुतः आदिकालीन साहित्य की भाषा में कई तरह के मिश्रित रूप हमें मिलते हैं। सिद्धों की भाषा, नाथों की भाषा और जैन कवियों की भाषा में क्षेत्रीय विविधता के लोक रंग के साथ भाषा रंगी हुई जान पड़ती है। वे रासो काव्य परंपरा की भाषा में अलग प्रकार की विविधता को देखते हैं। इतनी अधिक मिश्रित संवेदनाओं के बीच यह पहचानने में अवश्य कठिनाई होती है कि भाषा कहाँ से शुरू हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के समय को हिंदी साहित्य का आदिकाल मानते हैं। तब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि फिर अपभ्रंश काव्य पर इतनी विस्तृत चर्चा का उद्देश्य क्या था। अपरोक्ष रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आदिकाल की प्रारंभिक सीमा को 7वीं सदी में ही स्वीकार करते हैं। उन्हीं के अनुसार इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश के ही आगे का रूप है। इसी अपभ्रंश के परवर्ती रूप को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। इस वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 12वीं शताब्दी से पहले की भाषा अपभ्रंश थी। यही अपभ्रंश भाषा पुरानी हिंदी भी थी। दूसरा उद्धरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास से प्रस्तुत किया जा सकता है। उनका कथन है, 7वीं-8वीं शताब्दी से इन रचनाओं की प्राप्ति होने लगती है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के काव्य को 2 प्रकार के भाव पाए हैं, सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति। इसलिए उन्होंने उस काल को सिद्ध सामंत युग कहा है, किंतु इस नाम से उन अत्यंत महत्वपूर्ण लौकिक साहित्य का कुछ भी आभास नहीं मिलता जो परवर्ती काव्य में भी व्यापक रूप से प्रकट हुई है। इस पूरे उद्धरण से ऐसा लगता है कि उन्हें 7वीं-8वीं शताब्दी से साहित्य का उद्भव मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए 7वीं-8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का उद्भव माना जा सकता है। बाद के साहित्यकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा राहुल सांकृत्यायन ने भी 7वीं-8वीं शताब्दी से हिंदी का प्रारंभ माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गुलेरी जी के मत का समर्थन किया है और राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचना माना है। अतः हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से स्वीकार किया जा सकता है। यह एक अलग विवाद है कि सरहपा को प्रथम कवि माने या पुष्प को। यदि तत्सम प्रधान भाषा के प्रयोग को हिंदी का मुख्य आधार बनाया जाता है तो सरहपा पहले कवि ठहरते हैं। हिंदी भाषा के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा की तरह अंतिम सीमा भी विवादपूर्ण है। ग्रियर्सन आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानते हैं। मिश्र बंधु आदिकाल की अंतिम सीमा 1529 ईस्वी स्वीकार करते हैं। रामचंद्र शुक्ल संवेदना के बदलाव के साथ आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी स्वीकार करते हैं, परंतु वे विद्यापति को आदिकाल में रखते हैं। विद्यापति संवेदना की दृष्टि से मूलतः इंद्रिय बोध के कवि हैं।
उनकी कविता में मानवीय प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें भक्ति काल में नहीं रखा जा सकता। उनका जीवन बोध प्रेम की अनुभूति से प्रेरित है, लेकिन वे वीर और भक्ति भाव से पूर्ण काव्य की रचना भी करते हैं। विद्यापति की कविता का रचनाकाल 1318 ईस्वी के बाद का है, अतः हमें सीमा के सुसंगत विभाजन के लिए काल सीमा को आगे ले जाना होगा। अतः 1400 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा रखा जा सकता है। अमीर खुसरो को भी इस सीमा के अंतर्गत स्थान मिल जाता है, इसलिए आदिकाल की अंतिम सीमा को विद्वानों ने 1400 ईस्वी ही माना है। आगे की इस इकाई की आगे का क्लास बाद में अगले वीडियो में करेंगे।